तो स्टूडेंट्स अब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सेक्शन 34, 5, 6 और 7 कवर किए थे। तो अब हम 38 सेक्शन कवर करेंगे। जो सेक्शन 38 है ये बेसिकली बात करता है कि कब एक व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा करते करते, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अपने शरीर की रक्षा करते करते, अपनी बॉडी की रक्षा करते करते या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करते करते किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार सकता है। ये एक ऐसा सेक्शन है ना जो एक व्यक्ति को सोच समझ कर वॉलंटरली किसी की डेथ कोज करना के लिए अलाउड करता है। आप किसी को जान से मार सकते हो। तो सेक्शन 38 के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दी गई हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आप किसी को जान से भी मार सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सेक्शन 37 जो मैंने आपको पढ़ाया पहले, जो रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि कब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, उन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कब किसी की जान ले सकते हो अपनी जान बचाते बचाते। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको डर हो, आपको एप्रीहेंशन हो कि कोई व्यक्ति आपकी डेथ कोज कर देगा, कोई व्यक्ति आपको जान से मार देगा, आपकी डेथ कोज कर देगा, तो अपनी जान की रक्षा करते हुए, या आपको लगता है कि आपके किसी रिलेटिव को, दोस्त की कोई जान ले लेगा, तो उसकी शरीर की रक्षा करते हुए आप किसी को जान से मार सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि जब आपको ये डर हो, एप्रीहेंशन हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ ग्रीवियस हर्ट करेगा या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ ग्रीवियस हर्ट करेगा, तब भी आप अपने शरीर की रक्षा करते करते किसी को जान से मार सकते हो। तीसरी बात, जो तीसरा पॉइंट है, जब कभी भी किसी लड़की को लगता है कि उसके साथ रेप कमिट हो जाएगा, उसके साथ जो है वो बलात्कार हो जाएगा, तो वो लड़की अपनी रक्षा करते हुए किसी को जान से मार सकती है। इवन एक लड़के को लगता है ना कि किसी लड़की का रेप कमिट हो सकता है, तो वो लड़का भी उस लड़की की बॉडी की रक्षा करते करते जान से मार सकता है उस व्यक्ति को जो रेप कमिट करने की कोशिश करने वाला है, कर रहा है। चौथा पॉइंट है, जब कभी भी किसी को लगता है कि उसके साथ अननेचुरल ऑफेंस हो जाएगा, अननेचुरल ऑफेंस, जैसे कि एक लड़का है, उसको लग रहा है कि 5-6 लड़के उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट करेंगे, लड़के के साथ अननेचुरल ऑफेंस करेंगे, तो वो लड़का भी अपने शरीर की रक्षा करते हुए किसी को जान से मार सकता है। या 5वां पॉइंट बोलता है कि जब किसी को लगता है, डर पैदा होता है, एप्रीहेंशन पैदा होती है कि उसकी किडनैपिंग हो जाएगी या फिर एब्डक्शन होगा, तो वो भी अपने शरीर की रक्षा करते करते किसी को जान से मार सकता है। जो छठा पॉइंट है ये बेसिकली बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा, उसको कहीं रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाएगा, बंदी बना के रख दिया जाएगा, जैसे किसी कमरे में कैद कर दिया, किसी जंगल में पेड़ के साथ बांध दिया या फिर किसी हवेली में बंद कर दिया, और उसे लग रहा है कि वो वहां से निकल नहीं पाएगा, उसे बंद कर दिया तो वो ना तो पुलिस की हेल्प ले सकता है, ना पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सकता है, और वहां से निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो व्यक्ति भी अपने शरीर की रक्षा करते हुए किसी को जान से मार सकता है। और जो 7वां पॉइंट है वो बेसिकली एसिड अटैक से डील करता है। ये बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ एसिड अटैक हो जाएगा, उसके ऊपर एसिड फेंक के उसके शरीर को जलाया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो वो व्यक्ति भी अपने शरीर की रक्षा करते करते, अपने का मतलब अपने रिलेटिव्स का भी है, समझ जाना, किसी को जान से मार सकता है। तो ये सारी बातें किसकी होगी? 38 सेक्शन की होगी। 38 सेक्शन है जो बेसिकली बात कर रहा है कि कब आप अपने शरीर की, अपनी बॉडी की रक्षा करते करते किसी को जान से मार सकते हो। अब मैं आपको ना 2-3 केस लो बताऊंगा, बड़े लैंडमार्क, जो इन पॉइंट्स में से डील करते हैं। तो वो केस लो मैं बता देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं केस लॉज की बात करूँ तो डेथ, ग्रीवियस हर्ट में आपने ये वाला केस लिखना है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। इस केस में क्या हुआ था ना, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि जो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की बात की जा रही है ना,
ये रियल होना चाहिए, जो एप्रीहेंशन डर है वो सच्चा होना चाहिए और वो किसी प्रकार का इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति है वो अपने मन में सोचता रहता है कि मुझे एक्स वाई जेड जान से मार देंगे, मन में सोचा जा रहा है, इवन दो एक्स वाई जेड बेचारे कुछ उसको करना नहीं चाहते पर उसको बहम हो गया मेरे को ये जान से मार देंगे, ये मुझे कभी मार देंगे, और उनको जाके मार आता है। तो फिर सेक्शन 38 का डिफेंस नहीं मिलेगा, इसको जो है नहीं माना जाएगा कि इसको रिजनेबल एप्रीहेंशन था। रिजनेबल एप्रीहेंशन रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंट होनी चाहिए, इमिनेंट होनी चाहिए एंड नॉट रिमोट। ये प्रेजेंट हो, इमिनेंट एकदम से हो, और रिमोट भी नहीं होनी चाहिए कि कभी मेरे को वो मारेगा। ऐसा होता ना कि यार इनको मैंने कुछ बोल दिया, ये फ्यूचर में मेरे को मारेंगे, ये मेरे को अगले महीने मारेंगे, इस तरह की बात होगी तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। अब रेप के रिगार्डिंग आपने केस लो ये लिखना है, एप्रीहेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ रेप। बड़े लैंडमार्क केस लो बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लो जो आपको लिखने हैं। सेक्शन 63 बीएनएस का रेप को डिफाइन करता है। तो एक केस है यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके आप फैक्ट्स पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा पढ़ने का। इस केस में एक्चुअली क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक फादर था ना, उसने देखा कि उसकी बेटी के साथ एक लड़का रूम में सोया हुआ है, लड़का उसकी बेटी के साथ सोया हुआ है, और उस फादर ने उस लड़के को जान से मार दिया था। और बाद में फादर ने डिफेंस लिया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द गर्ल, कि मेरी लड़की के साथ रेप होने वाला था तो मैंने जान से मारा। उसकी बेटी माइनर थी, इवन दो जो लड़का था ये भी बोला जाता है कि लड़का उसका बॉयफ्रेंड था लड़की का, जो लड़की थी, लड़की खुद गई थी उससे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी उसके पिता ने मार दिया। लड़की माइनर थी तो पिता ने बोला कि ये मेरी लड़की का रेप करने लगा था, तो यशवंत राव को डिफेंस मिल गया था। बोधनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, बड़ा ही लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति था वो जानता था कि उसका दोस्त बहुत ज्यादा शराबी है। जो उसका दोस्त था, मान लो ए है, ये अपने दोस्त बी के घर जाता है और ये जानता है कि बी जो है बड़ा शराबी है, और बी के घर में बी था, उसकी वाइफ थी और उसकी बेटी थी, गर्ल थी, डॉटर थी मतलब। तो ये तीन लोग जो है घर में रहते थे और ए पहुंच गया बी के घर। जब ए बी के घर पहुंचा तो ए ने देखा कि बी के घर उसकी वाइफ है नहीं, वो काम करने गई है, बाप है और बेटी है, दो ही लोग हैं। और ए जानता था बी बहुत ज्यादा शराबी है, तो ए शराब लेकर गया, इसने बी को बहुत ज्यादा शराब ला दी, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा नशे के हालत में कर दिया, इंटॉक्सिकेटेड कर दिया। उसके बाद ए ने फिर इसकी बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करी, जबरदस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन जो बी बाप था ये पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड नहीं हुआ था, इसको होश थी, समझ थी, पूरी तरह से नशे में ही था। इसने क्या किया, ये उठा और इसने ए के सर में कुछ मारा और ए की डेथ हो गई। बाद में बाप ने जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस मांगा अंडर सेक्शन 38 कि मेरी बेटी के साथ रेप होने वाला था, इसलिए मैंने उसकी रक्षा करने के लिए इसको जान से मार दिया। तो कोर्ट ने डिफेंस दिया था। और ये केस लो बड़े अच्छे केस लो, बड़े लैंडमार्क केस लो है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 39 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सेक्शन 38 और 39 और 40 की बात करूं तो ये तीनों सेक्शन आपस में कनेक्टेड हैं। सेक्शन 39 को आपको 38 के साथ ही पढ़ना है। सेक्शन 39 ये बोलता है कि कब एक व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज करते करते किसी की डेथ कोज नहीं करेगा बल्कि एनी अदर हार्म करेगा। अर्थात एक व्यक्ति है, उसको लगता है कि उसकी डेथ कोज हो जाएगी या उसको लगता है उसके साथ ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो कब उसे किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ कोज नहीं करनी है बल्कि एनी अदर हार्म करना है। सेक्शन 39 बोलता है व्हेन सच राइट मतलब जो राइट सेक्शन 38 के अंदर दिया गया है कि आप डेथ भी कोज कर सकते हैं। तो कब, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कोजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, तो कब आप एनी अदर हार्म कर सकते हैं बट डेथ कोज नहीं कर सकते। तो 39 में साफ साफ बोला गया है कि जब एक व्यक्ति को रीजनेबल एप्रीहेंशन ना हो कि उसकी डेथ हो ही जाएगी या उसके साथ ग्रीवियस हर्ट हो ही जाएगा या उसका लड़की को डर है कि उसका रेप हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है उसके मन में, तो उसे फिर किसी को डेथ कोज नहीं करनी है बल्कि उसको एनी अदर हार्म कर देना है, कोई उससे छोटा हार्म, ताकि उसकी रक्षा हो जाए बस। फिर डेथ करने की जरूरत कोई नहीं है। सेक्शन 39 मना करता है डेथ कोज करने से। डेथ केवल तभी करनी है जब किसी को 100% लगता है कि भाई उसके साथ ऐसा ऑफेंस होने वाला है, वरना एक व्यक्ति को अगर नहीं लगता, उसको अगर
90% के चांस भी हैं, और वो अपनी रक्षा कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है दूसरे व्यक्ति को हल्का हार्म करके बिना डेथ कोज किए, तो उसको वही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे हूँ बैठा हुआ, कोई व्यक्ति बंदूक लेके आता है मेरे को जान से मारने के लिए। अब मेरे को वो जान से मारने आ रहा है, मेरे को रिजनेबल एप्रीहेंशन है कि मेरी ये डेथ कोज कर देगा, तो मेरे को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है सेक्शन 38 के अंदर कि मैं अपनी जान बचाते बचाते उसकी डेथ कोज कर दूं। लेकिन मान लो वो आ रहा था, तो हुआ क्या, उसने जैसे ही मेरे पे फायर किया, उसकी बंदूक की गोली यहाँ थी नहीं बीच में, या फिर ऐसा हुआ कि वो नीचे गिर गया और बंदूक नीचे गिर गई। अब मेरे पास एक चांस है कि मैं उसकी बंदूक उठा सकता हूँ या उसको एनी अदर हार्म कर सकता हूँ, उसको ग्रीवियस हर्ट भी कर सकता हूँ, वहां से भाग सकता हूँ। तो मुझे यही करना है। फिर मुझे ऐसा नहीं है कि उसको जान से मारना ही मारना है, तब मुझे जान से नहीं मारना उसको। ये सेक्शन 39 में बोला है। जो 40 है ये बताता है कि कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड राइट, जब मतलब आप किसी डेथ कोज कर दो अपने आप को डिफेंड करते करते, ये कब राइट शुरू होता है और कब तक ये कंटिन्यू बना रहता है। सेक्शन 40 बोलता है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है इसकी कमेंसमेंट कब होगी, जब भी आपको अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, आपको मारने की कोशिश करी, या आपको किसी ने धमकी दी कि आपको मारेगा, या आपको एक्चुअल में हर्ट कर दिया, या आपको हर्ट नहीं किया, आपको डर है आपको हर्ट करने वाला है, जब भी आपके मन में डर पैदा हुआ तब से आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। और वो तब तक कंटिन्यू रखता है जब तक कि आपके मन से डर पैदा खत्म ना हो जाए। जब तक आपके मन से डर खत्म ना हो गया तो ये कॉन्टिन्यूसली बना ही रहता है। जैसे कि मैं वो पढ़ के बताता हूँ। सेक्शन 40 fix the time when the right of private defense commences and the time during which it continues. According to section 40, the right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arise from the attempt, किसी बंदे ने अटेम्प्ट किया, वो डर पैदा हो गया कि आपकी बॉडी को हानि होने वाली है, और थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस, या किसी ने धमकी दी कि आपके अगेंस्ट ऑफेंस करेगा, although the offense might not have been committed, चाहे ऑफेंस ना भी हुआ पर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। And such right continues so long as such apprehension of danger to the body continues. जब तक डर लगातार बना रहेगा, एप्रीहेंशन बनी रहेगी, तो राइट भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो गया हमारा सारी बातें राइट टू बॉडी की डिफेंस की बात, कि आप अपनी बॉडी की रक्षा करते करते क्या क्या राइट आपके पास है। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। तो सेक्शन जो हमारे पास 41 है ना, वो बोलता है कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते करते किसी को जान से भी मार सकते हो। तो हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं सेक्शन 41, 42, 43 की बात करूं तो तीनों ये आपस में कनेक्टेड हैं और तीनों प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस की बात करते हैं। सेक्शन 41 बोलता है कि कब एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते करते या किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी की रक्षा करते करते किसी को जान से भी मार सकता है। तो सेक्शन 41 वही बात सेम बात करता है जैसे हमने 38 में पढ़ा कि आपको सेक्शन 37 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपका केस वहां पड़ गया तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, अगर आपका केस वहां नहीं पड़ता है तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। 37 की बातों को ध्यान रखते हुए हर एक व्यक्ति को राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते करते किसी की डेथ भी कॉज कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रॉबरी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ रॉबरी होने वाली है, रॉबरी अब क्या है, थेफ्ट क्या है, डकैती क्या है, ये सारे काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में सारे कवर करूंगा, पूरा बीएनएस कंप्लीट करूंगा, तो आपको उस टाइम पे समझ आ जाएंगे। पर आप एक समझ लो कि रॉबरी का मतलब होता है कि जब कभी कोई व्यक्ति चोरी करता है, थेफ्ट करता है और चोरी करते करते मारपीट करता है, खून खराबा करता है, तो फिर वो चोरी रॉबरी का रूप ले लेती है। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी को की रॉबरी होने वाली, उसके साथ रॉबरी कमिट होने वाली है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी रक्षा करते करते किसी को जान से मार सकता है अगर किसी व्यक्ति के पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि कोई रॉबरी कमिट करेगा। या फिर किसी व्यक्ति के साथ हाउस ब्रेकिंग एट नाइट होता है, अर्थात कोई व्यक्ति है उसके घर में
रात को कोई व्यक्ति घर का ताला तोड़कर या घर का खिड़की तोड़कर घर में घुसते हैं, तब भी वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति को जो उसके घर में घुसा है उसको जान से मार सकता है। यह तीसरा पॉइंट है मिसचीफ बाय फायर। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी को का मिसचीफ का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की गाड़ी को आग लगा दी या एक दूसरे व्यक्ति के घर को जला दिया, आग लगा दी, तो होता है मिसचीफ। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी का साथ मिसचीफ होने वाला है बाय फायर, आग लगाकर उसकी प्रॉपर्टी को जला देंगे, या फिर जहाँ पे वो कोई बिल्डिंग है मान लो जहाँ वो रहता है, कोई टेंट है जहाँ उसने सामान रख रखा है, टेंट वही होता है जो हम टेंट समझते हैं, वहाँ पे उसने सामान रख रखा है, वहाँ पे रहता है, या कोई वेसल है, वेसल में समुद्री जहाज उसका है, उसमें वो सामान रखता है, वहाँ रहता है, तो अगर उसको लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ मिसचीफ होगा बाय फायर, जला देंगे उसकी प्रॉपर्टी को, तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते करते किसी को जान से मार सकता है। या अगला पॉइंट है अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी की चोरी होने वाली या थेफ्ट होने वाला है, या फिर मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास होने वाला है। हाउस ट्रेसपास क्या होता है? किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाना, हाउस ट्रेसपास होने वाला है, और ऐसी सर्कमस्टांसेस में थेफ्ट हो रहा है या ट्रेसपास कमिट किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गई है कि डेथ और गिवन सर्ट विल रिजल्ट इन सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट एक्सरसाइज। क्या हुआ? व्यक्ति को लगा कि उसके घर में थेफ्ट होने वाला है, या फिर उसको डर लगा कि उसके घर में हाउस ट्रेसपास होगा, या फिर मिसचीफ, सिंपल मिसचीफ होगा, उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जाएगा, और उसको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी कि अगर मैंने इसको नहीं रोका तो मेरी जान भी जा सकती है, मेरे को डेथ हो सकती है, मेरे को गिवन सर्ट हो सकता है, तब भी वो प्रॉपर्टी रक्षा करते करते किसी की जान ले सकता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रोबरी, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, मिसचीफ बाय फायर ऑफ बिल्डिंग, टेंट, वेसल, थेफ्ट, हाउस ट्रेसपास और मिसचीफ, इस पर पॉइंट में ना बात थोड़ी अलग है। इनमें क्या है कि व्यक्ति को लग रहा है मेरी घर चोरी होगी, या फिर उसको लग रहा है मेरे घर में हाउस ट्रेसपास हो रहा है, बिना परमिशन के कोई आ रहा है, या मिसचीफ हो रहा है, ठीक है दिन तक, पर उसको लगता है कि मैंने अगर नहीं रोका तो ये जान भी ले सकते हैं, ये डेथ भी कोस कर सकते हैं, तो वो अपनी रक्षा करने के लिए उनको जान से मार सकता है। अब सेक्शन 42 सेम वही बात बोलता है जो सेक्शन 39 बोलता है। 42 बोलता है कि कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में एनी अदर हार्म कर दोगे अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते करते अदर देन डेथ। आप डेथ नहीं कोस करोगे, आप एनी अदर हार्म कर दोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहे हो, ठीक है, पर अगर आपको लगता है कि एनी अदर हार्म करके आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा हो जाएगी तो आपने डेथ कोस नहीं करनी है। जैसे आपके साथ रोबरी कमिट होने लगी, कोई भाई आप रास्ते में जा रहे थे, किसी ने चाकू निकाला, आपको मारकर आपसे कुछ सामान छीनने लगा, पर मान लो चाकू उसका नीचे गिर गया, आपने 2 दिन थप्पड़ मारे और वो बेचारा डर के मारे भागने लग पड़ा, तो आप उसको जाने दो, या आपने 2 दिन थप्पड़ मारे और डर के चला गया, जाने दो, आप तब नहीं डेथ कोज कर दोगे। अगर आप एनी अदर हार्म करके अपने आप को बचा सकते हो तो आप एनी अदर हार्म करोगे, डेथ कोज नहीं करोगे। सेक्शन 43 सेम वही बात बोलता है जो सेक्शन 40 बोलता है। 40 जो है वो बॉडी के केस में बोलता है, 43 जो है वो प्रॉपर्टी के केस में बोलता है। ये बोलता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो प्रॉपर्टी वाला है, जिसके अंतर्गत आप किसकी जान भी ले सकते हो, वो कब कमेंस होता है, कब वो शुरू होगा और कब तक वो कॉन्टिन्यूसली बना रहेगा। तो वही बात है, जब आपको जैसे ही आपको डर पैदा होता है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ नुकसान हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को कोई रॉबरी कर लेगा, कोई मिसचीफ बाय फायर कर देगा, तब से आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब तक कॉन्टिन्यूसली बना रहता है जब तक आपके मन से डर खत्म ना हो। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो एक ट्रेन का डब्बा है, उसमें आप जा रहे हो और हुआ क्या, कोई चोर ट्रेन में आके बैठ गया, उसने आपसे कोई सामान छीनने की कोशिश करी, रॉबरी करने की कोशिश करी, आपने उसको मारा और वो बाकी लोगों ने मारा और उसको साइड में बैठा दिया। अब आपके मन में डर बैठा हुआ है कि इसी ट्रेन में बैठा हुआ है, पता नहीं कब करेगा, कब मेरी प्रॉपर्टी छीन ले, कब मेरे को मेरा फ़ोन छीन के भाग जाए, आपके मन में डर है।
लगातार बना हुआ है कि कब ये स्टेशन में उतरेगा, कहीं तब ना करे। तो जब तक आपके मन में डर लगातार बना रहेगा ना, तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। कभी भी वो आपके पास आएगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी रक्षा करते हुए उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सेक्शन 3043 बोलता है। अब बात आती है अमजद खान वर्सेस स्टेट, 1952 का केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लो है। पर इस केस को पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, इस नंबर पे मैसेज करें 9816492276, इस नंबर पे मैसेज करें, या फिर 9816634276, इस नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, सेमेस्टर बताएं, हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, स्टेट कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप यहाँ पे मैसेज करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में आप हमारे से पेड लेक्चर्स ले सकते हैं, पेड नोट्स ले सकते हैं। इसके भी आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं बड़ी इजी लैंग्वेज में विद केस लॉस, रेलिवेंट केस लॉस, तो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ एक बार नोट्स लेंगे आप, अब हर सेमेस्टर में हमसे लेंगे, क्योंकि हमने नोट्स कोई बेर लैंग्वेज नहीं लिखी है, ना टफ लैंग्वेज लिखी है, हमने सिंपल भाषा बनाई है उसकी, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, अब अमजद खान वर्सेस स्टेट की बात करूं मैं, तो इस केस में क्या हुआ था आप सुन लीजिए। वही ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कमेंसमेंट और कंटिन्यूस से डील करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 102 ऑफ आईपीसी, पहले ये 102 जो आईपीसी का था ना, मैं बताता हूं आपको, जो 102 आईपीसी का था वो था सेक्शन जो पीछे पढ़ा हमने बीएनएस बोर्ड डी वाला, वो जो 105 था वो था ये वाला 43। तो जो 40 था, 40 पीछे पढ़ा हमने, वो 102 था, और जो 43 है वो 105 था। तो ये सेक्शन दोनों से डील करता है ये केस में क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 102 ऑफ आईपीसी एंड 105 ऑफ द आईपीसी, आपको 102 और 105 ही लिखना है क्योंकि उस टाइम पे आईपीसी लागू था। The right of private defense continues as soon as a reasonable apprehension of danger to human body or property of oneself or another person commences to arise from the attempt or threat to commit an offense, even though the offense may not be committed। तो जैसे ही बंदे के मन में डर पैदा होता है या उसके साथ कोई ऑफेंस होता है छोटा मोटा, वैसे उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, चाहे बॉडी के साथ उसकी कुछ गलत हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ हो रहा है। In case of exercising the right of private defense of property, it is not at all necessary that person exercising the right should wait until his property or another's is actually looted or a house trespass actually occurred। जब राइट टू प्रॉपर्टी की बात, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात आती है ना, जैसे उसके मन में डर पैदा हुआ वैसा राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी को लूट ले उसके बाद वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसका शुरू होगा, नहीं, उसके मन में डर भी पैदा हो गया, उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में बात बोली थी। अब हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा एक सेक्शन बचा है 44 सेक्शन। जो 44 सेक्शन है ना, बेसिकली ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि मान लो जब कभी आपको, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ सेक्शन 44 की, ये बोलता है ना कि वैन एवर एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ एग्जिस्ट एंड द पर्सन इज सो situated that he cannot effectually exercise the right of private defense without a possibility of doing harm to an innocent person, he may take the risk of such harm resulting। हुआ क्या, सेक्शन 44 बोलता है ना कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए अन्य लोगों को हार्म करना पड़ रहा है और अन्य लोगों में कुछ लोग इनोसेंट भी हैं, तब भी वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपनी जान बचाने के लिए इनोसेंट लोगों को हार्म कर सकता है। अगर कर देता है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा 44 का। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए नाम का व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मारने के लिए सपोज बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे 50 लोग इसको मारने के लिए आ गए। ये बेचारा घर के ऊपर बैठा हुआ है, घर के अंदर से अपनी छत पे चला गया, इसने देखा नीचे बड़ी भीड़ लगी है इसको मारने के लिए और इसका दरवाजा तोड़ रहे हैं। अब 50 लोगों में से मान लो
20 लोग वहां आसपास आगे इकट्ठे हो गए, जो कि इनोसेंट पर्सन है, वो मारने नहीं आए थे, वो तमाशा देखने आए थे। अब इसको ए को पता है कि अगर ये लोग ऊपर आ गए, ये मेरे को जान से मार देंगे 100%। इन्होंने घर का दरवाजा तोड़ दिया और इसके पास गन है, और उसको ये पता है कि अगर मैं 1-2 गोलियां मारूंगा तो हो सकता है ये सारी भीड़ बिखर जाए और भाग जाए लोग। पर इसको पता है कि अगर मैं गोलियां मारूंगा तो गोलियां हो सकता है बी को लगे, सी को लगे, किसी उस व्यक्ति को लगे जो मुझे मारने आए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनोसेंट व्यक्ति जो वहां खड़े हैं 20 अनदर, उनको भी गोली लग सकती है, इनोसेंट व्यक्ति को भी चोट आ सकती है। तो अब इसको पता है कि मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस तभी एक्सरसाइज कर पाऊंगा अगर मैं इनोसेंट लोगों को मारूंगा तो, वरना बिना इनोसेंट लोगों को मारे मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जब गोली चलाऊंगा तो नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई इनोसेंट है, कोई मेरे को मारने आया हुआ। तो सेक्शन 44 बोलता है कि ऐसी सिचुएशन हो जाए जब एक मोब, एक भीड़ किसी व्यक्ति को मारने आए और उस व्यक्ति को लगता है कि मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे इनोसेंट को भी हार्म करना पड़ेगा, तो वो अगर हार्म कर देता है तो 44 के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस सारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हैं हमारे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे मैंने प्ले लिस्ट ऐड कर दी है। और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। अब मैं सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 14 से लेकर 44 तक सारे सेक्शन का एक इकट्ठा वीडियो बनाऊंगा, जो कि वीडियो कम रेंज का होगा। उसमें मैं बड़ी फास्ट तरीके से इंपॉर्टेंट केस लो के साथ सारा का सारा प्रोविजन जनरल डिफेंसेस का डिस्कस कर दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत हेल्प होगी। कम समय में आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।